आज क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स और जिसका चौथा चैप्टर है कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, संधारित्र तथा परावैद्युत, जिसका पहला पार्ट आज हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र क्या होता है और परावैद्युत क्या होता है। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है वहाँ हमने एक तो पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 के Q/r², और वैद्युत विभव होता है वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 के Q/r। इन दोनों से ये स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम आवेश को बढ़ाते चले जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव दोनों बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या ऐसा भी संभव है कि हम कितना भी आवेश देते रहें और इनका मान बढ़ता चला जाए? तो उसमें ये देखा गया, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से ये देख सकते हैं कि कोई बर्तन है जिसके अंदर कोई द्रव्य रखा जाता है, एक उसकी निश्चित माप होती है, उसमें जब उसकी निश्चित माप के बराबर द्रव्य उसके अंदर भर दिया जाता है तो फिर उससे अधिक अगर हम द्रव्य उसके अंदर रखते हैं तो वो क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी कि उसकी जो धारण करने की क्षमता थी, जितनी उसकी माप थी उतनी उसकी धारण करने की क्षमता थी। ऐसे यहाँ पर जो धारिता है, किसी भी आवेश की जो एक पदार्थ होता है, जो तत्व होता है, उसकी जो एक लिमिट होती है कि वो कितने आवेश को ग्रहण करेगा, उससे अधिक आवेश को ग्रहण वो नहीं करेगा। तो जो धारिता होती है इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे उसको कैसे धारिता को बढ़ाया जाता है, धारिता के क्या क्या उपयोग होते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अन्य चीज़ों का अध्ययन उसकी करेंगे। हम देखते हैं संधारित्र को पढ़ने से पहले हम देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, तो पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है चालक और दूसरा होता है परावैद्युत। परावैद्युत कह दो, अचालक कह दो या वैद्युत रोधी कह दो। वैद्युत रोधी यानी कि चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जैसे लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर आदि। और परावैद्युत वो पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, उन पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, अचालक पदार्थ कहते हैं या वैद्युत रोधी कहते हैं। दूसरा हम ये समझ सकते हैं कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते यानी कि उनकी बाह्यतम कक्षाएं पूरी भरी हुई होती हैं, उन पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ, अचालक पदार्थ या वैद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। अब जब हम ये देखेंगे इसके बाद आ जाता है चालक का मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। मुक्त आवेश और बद्ध आवेश में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु का जो होता है एक छोटा भाग होता है जिसे हम नाभिक बोलते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हम देखते हैं, हमें ज्ञात भी है कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। जब प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, तो जो नाभिक होता है वो हमारा धनावेशित हो जाता है। नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होता है, नाभिक के पास वाली कक्षा में होता है, वो नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और नाभिक पर जो होता है धनावेश होता है। जैसे जैसे नाभिक से कक्षाओं की दूरियां बढ़ती चली जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल है वो कम होता चला जाता है। यानी कि नाभिक से दूर की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो बल लगता है वो क्षीण बल होता है। नाभिक के पास की जो कक्षा होती है उन दोनों के बीच जो बल लगता है उसे प्रबल नाभिकीय बल बोलते हैं। जब ये बल कम होता है तो कमरे के टेम्परेचर पर ही ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इससे अलग हो जाता है। यानी कि वो जो परमाणु होगा पूरा
उससे अलग नहीं होगा, उसके जालक से बंधा हुआ रहेगा, लेकिन इस नाभिक से क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। जब अलग हो जाता है तो उस पूरे परमाणु के अंदर जो होता है वो फ्री घूमता है। जब वो फ्री घूमता है तो उसका जो आवेश होता है उसे कहते हैं, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसके आवेश को हम मुक्त आवेश कहते हैं। जब परमाणु अपनी स्थिति नहीं बदलता है, परमाणु अपनी स्थिति नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन उससे जाएगा, वो धनावेशित हो जाएगा, तो वो जो आयन होगा जो अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है उसे हम बद्ध आवेश कहते हैं। इसके बाद आ जाता है चालक की धारिता। चालक की धारिता में हम देखते हैं, अब आ जाता है चालक की धारिता। चालक की धारिता में होता है, वो कहता है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। आवेशित करेंगे, आपको पहले ही बताया था फॉर्मूले से, जब चालक को आवेशित करेंगे तो उसके विभव में वृद्धि होगी, यानी कि वो होता है Q प्रोपोर्शनल V। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, Q बराबर होता है CV, जहां C एक नियतांक है, C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। जब C का मान देखेंगे, C बराबर होगा Q अपॉन V, यहाँ से V इसके बटे में चला जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q और उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता C कहते हैं। एक बार फिर सुन लेंगे, किसी चालक को दिए गए आवेश Q और उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की धारिता C कहते हैं। वैद्युत धारिता का जो मात्रक होगा, वैद्युत धारिता का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक कितना होता है, वोल्ट। तो वैद्युत धारिता का मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट, या इसे हम कह देते हैं फैरड, यानी कि 1 फैरड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। फैरड को F से रिप्रेजेंट करते हैं, 1F कूलाम को C से करते हैं और विभव को किससे करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट का जो होता है विभव को B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फैरड हो जाता है 1 फैरड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट। इसके बाद आ जाता है वैद्युत धारिता की बीमा। हम देखेंगे अब वैद्युत धारिता की बीमा। जब बीमा लिखेंगे, फॉर्मूला है Q अपॉन V, यानी कि आवेश की बीमा और बटे विभव की बीमा। तो ये हो जाएगी हमारी आवेश की बीमा और नीचे हो जाएगी हमारी विभव की बीमा। आवेश की बीमा होती है AT और विभव की बीमा होती है mL2 T-3 और A-1। ये हमने आपको पिछले चैप्टर में भी निकलवाई थी, और निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है विभव का V बराबर W अपॉन Q0। W कार्य होता है, कार्य की बीमा होती है mL2 T-2 और आवेश की बीमा होती है AT। ऊपर ले जाएंगे तो mL2 T-3 और A-1 वो यहाँ पर रख देंगे। तो धारिता की बीमा हो जाएगी, धारिता की बीमा वो हो जाएगी M-1 L-2 T4 और A2। ये वैद्युत धारिता की बीमा हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का क्या व्यंजक होता है। तो ये कोई गोलीय चालक है, किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है, ये इसका केंद्र है O। जब गोले को +Q आवेश दिया जाता है तो वो इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ये कोई गोलीय चालक है, इसे +Q आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। हमें इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो स्मॉल a है। हमें ये बताना है
कि इस विलगित गोलीय चालक की जो धारिता का फॉर्मूला है वो क्या होता है। हम ये देखते हैं कि आपको धारिता का फॉर्मूला बताया था C बराबर Q/V। जितने भी धारिता के फॉर्मूले होंगे सब में ये बात कंफर्म कर लेना कि C हमें निकालना होता है धारिता, आवेश हमें दिएगा, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर भी, यहाँ पर हमें केवल V निकालना है। अगर हमें उसका विभव पता चल जाए तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो चालक की धारिता हमें फाइंड आउट हो जाती है। थ्योरी इसकी इस हिसाब से लिखेंगे, माना कोई गोलीय चालक जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या A है, जब चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। चालक की धारिता ज्ञात करने के लिए हमें उसका विभव ज्ञात करना होता है। विभव ज्ञात करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो ये आवेश है वो गोले के केंद्र पर रखा है, गोले के पृष्ठ पर, उसके बाहर अगर हमें कहीं पर विभव ज्ञात करना हो तो ये मान लिया जाता है कि जो आवेश है वो गोले के केंद्र पर रखा है। तब जो वैद्युत विभव होगा, वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R होता है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, A है, तो A हो जाएगी। परिभाषा से गोलीय चालक की वैद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। यहाँ पर B का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा C बराबर Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/A। तीसरी बिन ऊपर पहुंच जाएगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू A/Q। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो गोलीय चालक की धारिता आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इंटू A। ये गोलीय चालक की धारिता आ गई। यदि गोलीय चालक वायु या निर्वात में है, वायु या निर्वात में रखा है, जब वायु निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक होता है K का मान 1 होता है, इसे समीकरण 1 डाल देंगे तो ये C की जगह C0 हो जाता है। C0 हो रहा हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A, K की वैल्यू 1 रख देंगे। समीकरण 1/2 कर देंगे, इसे समीकरण 2 डाल देंगे। समीकरण 1/2 करने पर C/C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू A बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, A से A कैंसिल, तो C/C0 बराबर कितना हो गया, A। यानी कि किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो चालक की धारिता C और उस चालक की वायु में धारिता C0 के अनुपात के बराबर होता है। इसके बाद अब हम अगला डेरिवेशन देखेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो इसमें यह बताया गया है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसके आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है जो चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आपको अभी बताया गया था कि जब चालक को आवेशित किया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। वो ये कहता है कि जो चालक का Q आवेश है वो एक साथ ना देकर उस आवेश के छोटे छोटे भाग दिए जाते हैं। जब चालक को हम आवेश का बहुत छोटा पहला भाग देते हैं तो चालक के विभव में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, यानी कि उसका विभव लगभग शून्य रहता है। जैसे जैसे हम आवेश के भाग देते चले जाते हैं और हम Q आवेश दे देते हैं तो जो चालक का विभव है वो अब 0 से बढ़कर कितना हो जाता है, V हो जाता है। यानी कि जब चालक को कोई आवेश नहीं दिया गया, यानी कि आवेश का बहुत कम भाग दिया गया, तो चालक के विभव में कोई वृद्धि नहीं हुई। जब चालक को हमने संपूर्ण आवेश Q दे दिया तो चालक का जो विभव है वो 0 से बढ़कर V हो गया। तो जो औसत विभव होगा, औसत विभव वो 0 + V/2, यानी कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत विभव होगा V/2। चालक को
चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य बराबर होगा औसत विभव इनटू आवेश। जब विभव वाला चैप्टर पढ़ाया था तो V बराबर होता था उसमें W/Q0 या W V इंटू Q0, विभव इंटू आवेश। तो यहाँ पर औसत विभव लिखेंगे, इंटू क्या है आवेश। किया गया कार्य W होगा, औसत विभव है V/2 इंटू आवेश कितना है Q, W बराबर हो गया 1/2 V इंटू Q। लिख देंगे फिर हम वी नो दैट हम जानते हैं कि किया गया कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं, तो वी नो दैट U बराबर किसके होता है W के। U बराबर 1/2 इंटू V इंटू Q, यानी कि U बराबर आ गया फॉर्मूला हमारा U बराबर 1/2 इंटू V इंटू Q। एक फॉर्म तो इसकी ये हो गई, लिखेंगे क्योंकि Q बराबर होता है CV, रख देंगे यहाँ पर U बराबर 1/2 इंटू V इंटू CV। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला था विभव के आवेश की टर्म में, ये धारिता और आवेश की टर्म में। अब अगर हम B का मान रख दें, क्योंकि V बराबर कितना होता है Q/C, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू Q/C इंटू Q, यानी कि U बराबर हो गया Q²/2C। अब यहाँ पर तीन फॉर्मूले आ गए, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें विभव और आवेश दिया है, चालक की स्थितिज ऊर्जा पूछिए तो फॉर्मूला लगा देंगे U बराबर 1/2 V इंटू Q। अगर हमें आवेश नहीं दिया है, धारिता और विभव दिया है, तब फॉर्मूला हो जाएगा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। और यदि हमें विभव नहीं दिया है, केवल धारिता और आवेश दिया है, तो तब हमारा फॉर्मूला हो जाता है U बराबर 1/2 Q²/C। इसके बाद अब हम अगला नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। देखो अब हम देखेंगे संधारित्र तथा संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या सिद्धांत होता है, कैसे काम करता है, क्या करता है। हम देखते हैं कि जो संधारित्र होता है वो एक ऐसा समायोजन होता है जिस पर हम आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। यानी कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। संधारित्र के लिए हम ये देखते हैं कि ये एक प्लेट है जो विद्युत रोधी स्टैंड पर रखी हुई है। ये एक प्लेट है, इस प्लेट को जो है एक बाह्य स्रोत से जोड़ा गया है। जब इस प्लेट को बाह्य स्रोत से जोड़ा जाता है तो इस पर जो धनावेश है वो प्लेट के बाहरी और भीतरी पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाता है। इस प्लेट के बराबर में जब हम दूसरी प्लेट लाते हैं जिस पर कोई भी आवेश नहीं है, ये प्लेट है V। जब हम प्लेट एक के पास में प्लेट B को लाते हैं तो ये जो पत्ती लगी हुई है, हम देखते हैं कि जैसे जैसे पत्ती फैलती चली जाती हैं तो उस पर विभव की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे जैसे पत्तियां सिकुड़ती हैं तो विभव की मात्रा कम होती चली जाती है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम जो दूसरी प्लेट B है जिस पर कोई भी आवेश नहीं था, प्लेट A के पास में लाते हैं तो जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि प्लेट B जब प्लेट A के पास आती है तो प्लेट A के विभव में कुछ कमी हो जाती है। हम देखते हैं कि प्रेरण द्वारा जितना A प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर धनावेश होता है उतना ही इसके B के भीतरी पृष्ठ पर क्या हो जाता है, ऋणावेश इकट्ठा हो जाता है। इसकी जो बाहरी प्लेट होगी उस पर इतना ही क्या होगा, धनावेश होगा, और इस दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। पहली स्थिति में यह है कि अभी हमने पृथ्वी से कनेक्ट नहीं किया है, तो जब ये प्लेट इसके पास आ जाती है, प्लेट B प्लेट A के पास आती है, तो प्लेट A के विभव में कुछ कमी हो जाती है। हम देखते हैं कि जब प्लेट A के विभव को उसी विभव पर लाने के लिए उसे हम आवेशित करेंगे तो उस पर आवेश धारण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी।
जो प्लेट बी है, प्लेट बी का जो बाह्य धनावेश है वो इस प्लेट के विभव को बनाए रखने के लिए काम करता है, लेकिन इसके भीतरी पृष्ठ पर ऋणावेश होने के कारण प्लेट ए का विभव कुछ कम हो जाता है। अब जब हम दूसरी प्लेट को पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे तो जो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस धनावेश को आकर समाप्त कर देंगे, धनावेश को आकर समाप्त करेंगे। तो प्लेट बी को जब ए के पास में रखते हैं तो जब धनावेश समाप्त हो जाता है, तो जो धनावेश इस प्लेट के विभव को बनाए रखने में सहयोग कर रहा था, अब वो धनावेश नहीं है। इनकी प्लेट ए का विभव प्लेट बी की अपेक्षा पहले से भी और कम हो जाता है। उसी विभव पर लाने के लिए प्लेट को फिर आवेशित किया जाता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो संधारित्र है वो दो ऐसे चालकों का युग्म है, किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना हम उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। फिर आती है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की जो धारिता होती है, धारिता C बराबर होता है Q/V, यानी कि संधारित्र की किसी भी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात को संधारित्र की धारिता C कहते हैं, यानी कि C बराबर होता है Q/V। संधारित्र की धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक वो होगा, आवेश का मात्रक होगा कूलाम और विभव का मात्रक कितना होगा, वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट या क्या कह देते हैं उसे, फेरेड। यानी कि संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या फेरेड। ये लिख सकते हैं 1 फेरेड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट। इसके बाद आता है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को, जो संधारित्र की धारिता होती है अभी प्रूफ कराएंगे, वो होता C बराबर K/ε0A/T। ये इसके बाद डेरिवेशन आएगा। तो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो 3 चीजें धारिता को प्रभावित करती हैं। नंबर 1 प्लेटों का क्षेत्रफल, नंबर 2 प्लेटों के बीच की दूरी, और नंबर 3 माध्यम का परावैद्युतांक। हम ये देखते हैं कि धारिता का फॉर्मूला था C बराबर Q/V। जब भी हमारा विभव कम होगा धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जो प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, 2 प्लेट होती हैं, एक प्लेट ये है A, दूसरी प्लेट ये है V, दूसरी प्लेट है V। जब एक प्लेट और 2 प्लेट A और प्लेट B पास पास होती हैं और जब हम प्लेट B को प्लेट A से ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि उसका अधिव्यापन करते हैं, क्षेत्रफल को कम करते हैं, जब हम उसका क्षेत्रफल कम करते हैं तो विभव क्या होता है, बढ़ जाता है। और विभव बढ़ जाता है तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जो संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और क्षेत्रफल बढ़ने पर धारिता बढ़ जाती है। यानी कि प्लेट की जो धारिता होगी वो C/A होती है। यानी कि जैसे जैसे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा आता है प्लेटों के बीच की दूरी पर। प्लेटों के बीच की दूरी अभी आपको बताया था कि 2 प्लेट थी, एक प्लेट A थी, दूसरी प्लेट B थी। जैसे जैसे हम प्लेटों को पास में ला रहे थे तो प्लेट A का विभव कम होता चला जा रहा था। यानी कि जैसे जैसे दूरी कम होगी तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि प्लेटों की जो धारिता होती है C प्रोपोर्शनल होता है 1/D। दूरी बढ़ेगी तो धारिता कम और दूरी कम होगी तो धारिता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन होती है इसकी, तीसरी कंडीशन माध्यम का परावैद्युतांक। यानी कि परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की जो धारिता है वो बढ़ जाती है और वो हो जाती है C/K। यानी कि परावैद्युत माध्यम होगा तो चालक की धारिता बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे
एक डेरिवेशन और देखेंगे। देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इसमें हम देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट है x, दूसरी है y। इस प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर धनावेश है, उतना ही y प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर ऋणावेश है। प्लेटों के बीच की दूरी है स्मॉल d। जो प्लेट A है, जो x प्लेट है, उसे किसी सोर्स से जोड़ते थे, स्वर्णपत्र की पत्ती है ये, इससे कनेक्ट कर देते हैं। और जो प्लेट y है उसे हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जो धनावेश होगा वो जो आवेश की डायरेक्शन होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, यानी कि ये हो जाएगी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d। जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर हो जाएगी। थ्योरी में वही लिखेंगे, माना दो प्लेटें x तथा y हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल A मीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। हम जानते हैं कि जब दो बराबर और विपरीत प्रकार का आवेश प्लेटों पर होता है तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर होती है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा जो होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, जहाँ सिग्मा बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा का जो मान होता है सिग्मा होता है Q अपॉन A, यहाँ रख देंगे E बराबर Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। ये माना प्लेटों के बीच विभवांतर V है तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d है, तब E बराबर होता है V अपॉन D, या V बराबर हो जाएगा ED। यहाँ पर E का मान रखेंगे V बराबर Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। तो विभवांतर हमारा V बराबर हो गया QD अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। परिभाषा क्या है धारिता की परिभाषा? C बराबर होता है Q अपॉन V। यहाँ पर लिख भी सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V। C बराबर Q ऐसे B का मान रखेंगे QD अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल, ये ऊपर पहुँच जाएगा तो C बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब यदि परावैद्युतांक ना हो, यानी कि प्लेटें जो संधारित्र है वो वायु या निर्वात में स्थित है, प्लेटों के बीच में जो है कोई परावैद्युत पदार्थ ना हो, केवल वायु हो, तो उसके लिए K का मान होता है 1। तो वायु संधारित्र की जो धारिता हो जाएगी, वायु संधारित्र की धारिता C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, अब ये जो है यहाँ तक इस चैप्टर का पार्ट 1 हो गया है। जो इसका B पार्ट है उसे हम अगली वीडियो में आपको देंगे। इसकी PDF और ये वीडियो जो है आज आपको मिल जाएगी। इसका जो शेष बचा हुआ पार्ट है वो सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।